नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल कर स्टडी आईक्यू में। आज हम 21 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडीएफ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? प्रश्न सत्यपाल मलिक, आनंदीबेन पटेल, अनिल बैजल, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है सत्यपाल मलिक को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 18 अगस्त 2020 को सत्यपाल मलिक को मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे। सत्यपाल मलिक तथागत राय का स्थान लेंगे, जिन्होंने राज्यपाल के रूप में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जिसमें उन्होंने 3 साल तक त्रिपुरा और शेष 2 साल मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपने कर्तव्यों के अलावा गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। राज्यपाल के रूप में सत्यपाल मलिक वे बिहार के राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। उन्होंने अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। उनके कार्यकाल के दौरान अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का संवैधानिक निर्णय, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छीन गया था, उन्हें अक्टूबर 2019 में गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान है बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स किसने हासिल किए? प्रश्न है वीवो, ड्रीम 11, नोकिया, उपयुक्त सभी। इसका आंसर है ड्रीम 11 ने। फटेंसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए गए हैं। गेमिंग स्टार्टअप ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स हासिल किए हैं। ड्रीम 11 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत अधिकार के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पहली चुनी गई चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो को बार करने के बाद आमंत्रित किया गया था। फटेंसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा हासिल किए गए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट 31 दिसंबर 2020 तक मान्य होंगे। ड्रीम 11 के संस्थापक हैं हर्ष जैन और भावित सेठ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं हिमांग अमीन और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है? प्रश्न 4, 5, 7, 9। इसका आंसर है 4। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए 4 खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की है। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, पहलवान विनेश फोगाट उन 4 खिलाड़ियों में से एक हैं जिनके नाम की सिफारिश की गई है। रोहित और विनेश के अलावा टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरालंपियन एम थंगावेलु अन्य 2 नाम हैं। कोविड-19 महामारी के चलते इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह का आयोजन वर्चुअली होने की संभावना है। अगर रोहित शर्मा को यह अवार्ड मिलता है तो वह सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली के बाद इस सम्मान को पाने वाले चौथे क्रिकेटर बन जाएंगे। तेंदुलकर को 1998 में, धोनी को 2007 में और कोहली को 2018 में खेल रत्न से सम्मानित किया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में, इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद इस पुरस्कार को पाने वाले पहले खिलाड़ी थे। खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है जो देश को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गौरवान्वित करते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, लेकिन यह केवल दूसरा मौका जब पुरस्कार के लिए 4 एथलीटों के नाम की सिफारिश की गई है। इससे पहले 2016 में स्टलर पीवी सिंधु, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, शूटर जीतू राय, पहलवान साक्षी मलिक को पुरस्कार दिया गया था। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और ध्यानचंद पुरस्कार शामिल हैं, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल में किस बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया?
जो उपभोक्ताओं को न्यू बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। मर्चेंट फिनो पेमेंट्स बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है, जो उपभोक्ताओं को न्यू बैंकिंग अनुभव प्रदान करेगा। JBK के अंतर्गत ग्राहक किसी भी फिनो शाखा अर्थात मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP के जरिए लेन देन करने में सक्षम होंगे, जबकि गैर फिनो केंद्रों पर उन्हें आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। इससे पहले फिनो पेमेंट्स बैंक ने विशिष्ट ग्राहक बेस को लक्षित करने के लिए शुभ और भविष्य बचत खातों का शुभारंभ किया था। न्यू बैंक के बारे में, यह एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जो किसी शाखा के मौजूद होने के बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन है। न्यू बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण डिजिटल बैंकिंग अनुभव प्रदान करता है। फिनो पेमेंट्स बैंक के अध्यक्ष हैं प्रो महेंद्र कुमार चौहान। इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को की गई। इसके MD और CEO हैं ऋषि गुप्ता और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्तापलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया? मर्चेंट बांग्लादेश, माली, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है माली। माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकर कीता ने विद्रोही सैनिकों द्वारा तख्तापलट विद्रोह करने और सैनिकों द्वारा उन्हें बंदूक की नोक पर हिरासत में लेने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर संसद को भंग कर दिया है। कीता ने 2018 में चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल की थी, लेकिन भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था के कुप्रबंधन और देश के क्षेत्रों में सांप्रदायिकता हिंसा के बढ़ने पर जनता में लगातार रोष बढ़ता गया। विद्रोही सैनिकों के बाद में एक बयान जारी करने की उम्मीद जताई गई है, जबकि पश्चिम अफ्रीका में देशों ने पूर्व औपनिवेशिक शांति, फ्रांस, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ के साथ मिलकर सैनिकों के कार्यों की निंदा की और सत्ता के किसी भी अवैधानिक परिवर्तन के खिलाफ चेतावनी दी। माली गणराज्य की राजधानी है बैमाको। इसकी मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल क्रिस का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? 91 वर्ष, 95 वर्ष, 97 वर्ष, 99 वर्ष। इसका सही आंसर है 91 वर्ष। पिक्सल का आविष्कार करने वाले और दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल क्रिस का निधन 91 वर्ष की आयु में हो गया। उन्होंने अपने बेटे की एक 2 पिक्सल 2 इंच की छोटी ब्लैक वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी, जो कंप्यूटर में स्कैन की गई पहली तस्वीर थी। पिक्सल डिजिटल डॉट्स होते हैं जिनका उपयोग फोटो, वीडियो और फ़ोन पर और साथ ही साथ कंप्यूटर स्क्रीन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रसेल क्रिस ने स्क्वायर तस्वीर के बजाय विभिन्न आकृतियों के साथ पिक्सल की मदद से छवियों को साफ करने की एक तकनीक भी विकसित की थी। साथ ही उन्होंने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर SEAC भी विकसित किया था। उन्होंने 5 दशकों तक अमेरिका के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के एक शोध वैज्ञानिक के रूप में काम किया। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? मतलब फ्लिपकार्ट, गूगल, फेसबुक, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है फ्लिपकार्ट। भारत की घरेलू ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल भाषा प्रसंस्करण और मशीन लर्निंग के क्षेत्रों में केंद्रित अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है। यह अपने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने की दिशा में फ्लिपकार्ट का प्रयास है, जिसे पिछले 5 वर्षों से प्रचारित किया जा रहा है। इस साझेदारी से IIT पटना के छात्रों और स्कॉलर के लिए वास्तविक विश्व उद्योग संपर्क लाने की उम्मीद है। यह संकाय सदस्यों को विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं पर फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर काम करने की अवसर भी प्रदान करेगा। IIT पटना संयुक्त अनुसंधान गतिविधियों, शोध पत्र लिखने, सेमिनार, इंटर्नशिप, मेंटरशिप के अवसरों आदि के योजन जैसे कई कार्यक्रम भी आयोजित करेगा। यह समझौता ज्ञापन उद्योग और शिक्षा के बीच दीर्घकालिक संबंधों को स्थापित करने और अनुसंधान को नई परियोजनाओं में बदलने और पारिस्थितिक तंत्र ड्राइव में मदद करेगा, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।
फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई? हमारा प्रश्न भारतीय बटालियन, भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली शुरू की गई है। रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोनों का इस्तेमाल लगाने का निर्णय लिया है। परिणाम स्वरूप आरपीएफ ने दक्षिण पूर्व रेलवे, मध्य रेलवे, आधुनिक कोचिंग फैक्ट्री, रायबरेली और दक्षिण पश्चिमी रेलवे के लिए 9 ड्रोन खरीदे गए हैं। ड्रोन की तैनाती सुरक्षा कर्मियों की प्रभावशीलता में वृद्धि करना और उन्हें सहायता प्रदान करना है। मध्य रेलवे के मुंबई डिवीजन द्वारा स्टेशन परिसर, रेलवे ट्रैक सेक्शन यार्ड के साथ साथ कार्यशाला में बेहतर सुरक्षा और निगरानी के लिए 2 निंजा यूएवी खरीदे गए हैं। खरीदे गए ड्रोन को रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ साथ वीडियो स्ट्रीमिंग की क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया है और उन्हें ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड पर संचालित किया जा सकता है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की? हमारा डॉक्टर हर्षवर्धन, अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हरदीप सिंह पुरी। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह ऐप प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों के सोर्स लोन आवेदन के लिए यूएलवी अधिकारियों के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल इंटरफेस की पेशकश करेगा। इसके लॉन्च कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित शहरी विकास मंत्रियों से भी आग्रह किया कि वे पीएमएसवी निधि के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रमुख हितधारकों के साथ बैठक करें। साथ ही उन्हें स्ट्रीट वेंडर्स की आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया। इसके अलावा उन्होंने विक्रेताओं के आर्थिक उत्थान के लिए अन्य योजनाओं को जोड़ने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया और राज्य से आग्रह किया कि वे लाभार्थी के अनुकूल माहौल में उनकी शिकायतों को निपटाने में मदद करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मंच की स्थापना करें। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सद्भावना दिवस कब बनाया गया? प्रश्न 20 अगस्त, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त। इसका सही आंसर है 20 अगस्त को। देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस या सद्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 20 अगस्त 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 1992 में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की थी। हर साल यह दिन स्वर्गीय राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है, जो 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे। भारत के लिए उनके विचारों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस अवसर पर समाज की बेहतरी में योगदान दिया जाता है। राजीव गांधी के बारे में, राजीव गांधी अपनी मां इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बने और 1984 से 1989 तक इस पद पर अपनी सेवाएं दी थी। वे 1986 में शिक्षा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति लेकर आए और जवाहरलाल नवोदय विद्यालय प्रणाली की स्थापना की, जहाँ उन्होंने कक्षा 6 से 12वीं तक के ग्रामीण वर्गों को मुफ्त आवासीय शिक्षा प्रदान की। उन्होंने हमेशा एक विकसित राष्ट्र का सपना देखा था, जिसके लिए उन्होंने कई अहम कार्य किए, जिनमें 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति सहित लाइसेंस राज को खत्म करना और पंचायती राज को जोड़ना शामिल है। उनका ही राष्ट्र के विकास में योगदान रहा, जो वर्तमान में हमें लाभान्वित कर रहा है। उनके सपनों को याद करने के लिए राष्ट्र को विकास की ओर ले जाने के लिए उनके सामाजिक और आर्थिक कार्य सद्भावना दिवस अस्तित्व में आए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिश्मा DAQ को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।